हाल ही में 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, जिसमें बीजेपी को थोड़ा झटका लगा और उन्हें कोलिशन की गवर्नमेंट बनानी पड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए, जहां पर बीजेपी लेड महायुति अलायंस जीता। पर इन इलेक्शन सीजन में एक नया ट्रेंड सामने आया है, सेलिब्रिटीज का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। सेलिब्रिटीज चाहे वो मूवी एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों या और कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे अब पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या उनकी मूवीज नहीं चल रही हैं, या वो अपने करियर से रिटायरमेंट ले चुके हैं? और वो ऐसा कर किसके लिए रहे हैं? पैसे के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए या पावर के लिए? या इन सब से परे वो वाकई में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं? और अगर ऐसा है भी, तो क्या ये हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट में होगा कि एक ऐसा बंदा जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक्टिंग करी है, कोई पुख्ता काम नहीं किया है, वो रील से निकलकर रियल लाइफ में कुछ एक्शन कर पाएगा या नहीं? तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग डेली करंट कैप्सूल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में एक पॉलिटिशियन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर यहाँ पर आप लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपकी एज कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर चीजें मैनेजेबल है, पर एक चीज है जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं होती। अबे अब अगर हम इनके इंटरेस्ट की बात करें, तो ज्यादातर सेलिब्रिटीज पावर या पहुंच की वजह से ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पैसा और फेम तो ऑलरेडी इनके पास होता ही है। और इनमें से सिर्फ कुछ ही परसेंट ऐसे होते हैं जो वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, इन्होंने 1984 में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, जिसमें उन्होंने 68.2% वोट्स पाकर जीत हासिल करी थी। और ये उस टाइम की हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन थी, और कई सालों तक भी ये रिकॉर्ड कायम रहा था। फिर कुछ सालों बाद ही उन्होंने पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं एक कलाकार होने के नाते मुझे लग रहा था कि 30-35 साल जो है, मैंने जनता से कहा कि देखो भाई, मैं एक कलाकार हूं, मुझे देखो, मेरी प्रशंसा करो, मेरे काम को देखो, मेरी सराहना करो, मुझसे प्यार करो। और जब ये देखा कि वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरी सराहना कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप मेरी राजनीति के साथ भी प्यार कीजिए और सराहना कीजिए उसकी। तो मुझे कहीं लगा कि ये ऐसा ही कुछ सिमिलर केस राजेश खन्ना का भी था। उन्होंने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था और उन्हें काफी अच्छी फाइट दी थी, पर वो मात्र 1500 वोट्स की वजह से उनसे हार गए थे। लेकिन फिर अगले साल ही उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट चुनाव लड़ा और वो 25,000 वोटों से जीत गए थे। लेकिन उन्हें भी जल्दी रियलाइजेशन हो गई थी कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है। After I lost last time and I was still in the constituency, working for my people for the last 5.5 months to 6 months is an answer to itself. Why I want to be an MP. It's not for winning or losing, but it is with my people, for the people, by the people. अब इनमें से कई सारे सेलेब्स ऐसे भी हैं जो अपने काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को वो एज अ पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं। जिनमें सबसे बड़ा एग्जांपल है सनी देओल का, जो 2019 में गुरदासपुर से जीतकर एमपी बने थे। उनका मेन फोकस अभी भी उनका एक्टिंग करियर है। ये बात इससे पता चलती है कि उन्होंने अपने पीए को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था, और रीजन ये दिया था कि मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, इसलिए मेरे पीछे सारा काम वो देखता है। अब एक पॉलिटिशियन की परफॉर्मेंस अगर हमें मेजर करनी है, तो उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पार्लियामेंट की अटेंडेंस कितनी है, उन्होंने कितने बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कितनी डिबेट्स में पार्ट लिया है और कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। जिसमें अगर इनका रिपोर्ट कार्ड देखें, तो अटेंडेंस के नाम पे सिर्फ 21% अटेंडेंस है, जो कि नेशनल एवरेज 80% से काफ़ी कम है। बिल भी कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना किसी डिबेट में पार्ट लिया, और क्वेश्चंस भी सिर्फ 4 ही पूछे, जबकि ऑन एन एवरेज एक एमपी 200 करीब क्वेश्चंस तो पूछ ही लेता है। और ऐसा ही सेम केस हेमा मालिनी का भी है। अपनी जीत पर दोबारा पूरा भरोसा है? भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विथ मी. सो मेनी रोड्स एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव डन व्हिच आई जस्ट डोंट रिकॉग्नाइज राइट नाउ. आई डोंट रिमेंबर मच, बट बहुत सारे काम किए हैं. इनके ऑपोजिट कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं गौतम गंभीर के जैसे। 2019 में बीजेपी के टिकट से इन्होंने ईस्ट दिल्ली का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। ये वैसे तो क्रिकेट की कोचिंग में और कमेंट्री में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी अटेंडेंस 61% है। इन्होंने एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो हिंसा होती है उसे रोकने की बात की गई थी। साथ ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी लाइब्रेरी पर भी इन्होंने काफी काम किया। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के चलते अब धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है।
का कॉन्सेप्ट हमने दिया, वो मेरा विजन था। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी दिल्ली में कभी हुआ होगा। और हम करना चाहते थे 10 कम्युनिटी किचन और 10 लाइब्रेरी, जहाँ पर हमने वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बनाई थी। ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया, खुद के लोगों ने हमारे यहाँ पर MHA में लेटर लिखा कि एक MP कूड़े घर को अपने नाम कराने की कोशिश करे। आज 80 लाख रुपए लगे थे मेरे अपनी जेब से, आज हमारे को वो हैंड ओवर करनी पड़ी है MCD को। और आज आप जाके देख सकते हैं वो 80 लाख रुपए किस तरीके से बर्बाद हो गए। पर इनके अलावा ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन की तरह समझा और बिल्कुल सीरियसली उसमें आके काम किया। इसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है भगवंत मान का। उन्होंने अपने कॉमेडी करियर को बिल्कुल टाटा कर दिया और 2011 में वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी उन्होंने 2014 में ज्वाइन करी, जिसके बाद वो पहले MP बने और उसके बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है स्मृति ईरानी का। इन्होंने 2003 में बीजेपी ज्वाइन करी थी और उसके अगले साल ही 2004 में इन्होंने लोकसभा का पहला इलेक्शन लड़ा था, पर ये कपिल सिब्बल के अगेंस्ट हार गई थी और सरप्राइजिंगली उसका ब्लेम इन्होंने मोदी जी के ऊपर डाला। 12 दिसंबर 2004 की दोपहर सूरत में स्मृति ईरानी ने कहा, दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बने रहना शर्मनाक है और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से आमरण अनशन पर बैठूंगी जी। लेकिन बाद में फिर माफी भी मांगी थी। मेरे संगठन ने मुझसे कहा कि आप अगर प्रोपेगेंडा की विक्टिम बनना चाहती हैं, अगर आप सत्य क्या है उसे नहीं देखना चाहती हैं, तो आप जो कहती हैं उस पर आप कायम रहें। और अगर आपको सत्य के आधार पर संगठन में जुड़े रहना है तो आप तथ्य देखिए गुजरात दंगों के बारे में और फिर कोई निर्णय लीजिए। जिसके बाद पूरा टाइम इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को दिया, जिसके फलस्वरूप 2014 में फिर मोदी कैबिनेट में इन्हें HRD मिनिस्टर की पोस्ट दी गई थी। ऐसे ही विनोद खन्ना का पॉलिटिकल करियर भी काफी अच्छा था। 1997 में ये बीजेपी की गुरदासपुर सीट से इलेक्ट हुए थे, जिसके बाद ये वाजपेयी की कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर्स के जूनियर मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए थे। ये एक लौते ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिन्होंने 98, 99, 2004 और 2014 में 4 बार कंसेक्यूटिवली लोकसभा का चुनाव जीता था। ऐसे ही मनोज तिवारी हैं जो पहले तो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन फिर 2014 से वो बीजेपी की तरफ से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कैंडिडेट हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर है। 37 डिबेट्स में उन्होंने पार्ट लिया है, 395 क्वेश्चंस पूछे हैं और अटेंडेंस भी उनकी 80% से ज़्यादा है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मनोज तिवारी वैसे बिलोंग करते हैं पैराशूट पॉलिटिशियंस की कैटेगरी से। ये वो पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्हें इनकी फेस वैल्यू की वजह से इनकी पार्टियां यूज करती हैं, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी पॉपुलर होते हैं। मनोज तिवारी वैसे तो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन बीजेपी ने इन्हें दिल्ली से टिकट दिया था। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर ये बिहार से ही चुनाव लड़ते तो वहाँ ये ज़्यादा बेहतर काम कर पाते, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ की रियलिटी से वो पहले से ही वाकिफ होते। ऐसे ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ये भी एक पैराशूट पॉलिटिशियन है। ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें दिल्ली से ही टिकट दिया था। खैर आजकल तो ये बीजेपी में आ गए हैं। इनके अलावा एक है पवन सिंह, ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्हें वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया गया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शत्रुघ्न सिन्हा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं मुझे, क्योंकि इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था बीजेपी से, फिर 2019 में ये कांग्रेस में आ गए थे और कांग्रेस के बाद 2022 में ये तृणमूल कांग्रेस में आ गए। ये भी बिहार पटना से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन चुनाव इन्होंने लड़ा था आसनसोल वेस्ट बंगाल से। वहीं इनकी पत्नी पूनम सिन्हा वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं और उन्होंने लखनऊ से चुनाव लड़ा था। इनके बेटे लव सिन्हा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। मतलब एक ही फैमिली में 3 बंदे, तीनों अलग पॉलिटिकल पार्टी से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शाम को खाना खाते हुए तीनों पार्टीज के प्लान आपस में ही डिस्कस कर लेते होंगे। खैर ये तो सभी थे पैराशूट पॉलिटिशियंस। अब हम चलते हैं थोड़ा साउथ में। साउथ में अगर हम देखें तो पिक्चर काफ़ी चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं वो अपने पॉलिटिकल करियर को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है NT रामाराव का। ये जूनियर NTR के ग्रैंडफादर थे। इन्होंने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी फाउंड करी थी और ये साउथ की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के 4 बार CM रह चुके हैं। और आपने हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, जो आजकल इलेक्शन से पहले MPs MLAs को रिजॉर्ट्स में ले जाके छुपा के रखते हैं। ये प्रथा भी इनके टाइम से ही शुरू हुई थी। ऐसे ही जब हम तमिलनाडु में आते हैं तो वहाँ हमें मिलते हैं MGR।
नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो अपनी नई पार्टी बनाते हैं AIADMK। जी हाँ, ये उसके फाउंडर थे और करीब 10 सालों तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे। इनके अलावा जयललिता, जिन्हें क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा भी कहा जाता था, वो करीब 14 सालों तक तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही थी। लोग प्यार से उन्हें अम्मा कहते थे और उन्होंने स्टेट में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी चला रखी थी, जैसे अम्मा कैंटीन जहाँ 1 रुपये में पेट भर खाना दिया जाता था, अम्मा फार्मेसी जहाँ बहुत सस्ते रेटों पे दवाई दी जाती थी। यही रीज़न है कि सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स में उनका नाम आज भी याद किया जाता है। इनके अलावा कमल हसन, 2018 में इन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी MNM लॉन्च करी और 2019 में इन्होंने कई सीटों पे चुनाव भी लड़े थे और ये लगातार अपनी पार्टी के साथ काम किए जा रहे हैं। Reason why I'm doing Big Boss and other films is to finance a ऐसे ही party. पवन कल्याण, इन्होंने 2008 में पॉलिटिक्स में कदम रखा था PRP से। ये इनके बड़े भाई चिरंजीवी की पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। पर 2014 में फिर इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम है जनसेना पार्टी। उसके बाद इन्होंने बोला भी था कि 2017 तक मैं अपनी सारी मूवीज की कमिटमेंट पूरी करके फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा और इन्होंने ऐसा किया भी। इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट करी, रैलीज निकाली सरकार के अगेंस्ट, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई और आज के टाइम पे ये आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी CM बन चुके हैं। ऐसे ही थेलापति विजय ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करी है, TVK, तमिलगा वेत्तरी कड़गम। ये 2026 में होने वाले तमिलनाडु के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इनका भी यही कहना है कि इनके जितने मूवीज़ वाले प्रोजेक्ट हैं उन सबको पूरा करके ये फुल टाइम पॉलिटिक्स में ही आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा हर देश में होता है। अगर हम USA में ही देखें तो USA के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, वो पहले एक्टर ही थे, उसके बाद वो गवर्नर बने कैलिफोर्निया के और फिर प्रेसिडेंट बने USA के। ऐसे ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, वो भी कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं। वैसे चाहते तो वो भी थे कि प्रेसिडेंट बने, बस बन नहीं पाए। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो 1 बार USA के प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं और अब 20 जनवरी 2025 से वो दोबारा USA के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि मीडिया पर्सनैलिटी और प्रॉपर सेलिब्रिटी हैं। उन्हें आपने कई सारे शोज में भी देखा होगा। ऐसे ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, इन्हें तो आज के टाइम में सभी जानते होंगे। ये भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले एक्टर और कमेडियन ही थे। इन्होंने एक बार अपने TV शो में प्रेसिडेंट का रोल निभाया था। फिर बाद में जब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उस पार्टी का नाम भी उस शो के नाम के ऊपर ही रख दिया और लोगों ने इन्हें वोट देके प्रेसिडेंट बना भी दिया। और इन सेलिब्रिटीज़ को इतनी आसानी से अगर लोग वोट दे भी देते हैं तो मेरे ख्याल से अनिल कपूर को भी एक दिन CM बन के देखना चाहिए। क्योंकि इनके पास काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो ये पहले से ही लोगों में काफ़ी पॉपुलर होते हैं, इन पे पैसा भी ठीक ठाक होता ही है। ये इजीली इन्फ्लुएंस कर देते हैं वोटर्स को, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, वो इन्हें पसंद करते हैं और इन्हें जानते हैं, तो वे इनकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिल्मों में काम करने की वजह से इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ये इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि इनके काम में इन्हें इमोशंस के साथ ही खेलना होता है। और एक क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्रिएटिव तरीकों से निकाल पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। इन्हें नुकसान भी है, इन्हें जान का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन बनने के बाद इन्हें ज़्यादातर टाइम लोगों के बीच में गुजारना होता है, जिसकी वजह से इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। दूसरा, इनमें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बहुत कमी होती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ इनका फ़ायदा उठाती हैं और इन्हें पैराशूट पॉलिटिशियन बना के किसी दूसरी जगह से टिकट दे देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस उनसे खुन्नस खा के बैठ जाते हैं कि मेहनत तो हमने करी और टिकट ये लेके बैठ गया। अभिनेता के तौर पर पूरा देश आपको जानता है, पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जनता के मुद्दों से आप जान परिचित हो पा रहे हैं? मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। अभी तो बेसिकली पहले चुनाव के ऊपर ध्यान है। चुनाव एक बार हो जाए फिर सबके साथ मिलके बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या है, देन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देन विल डू इट। और कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके पास मोटी चमड़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म बहुत होता है, आप पे पर्सनल अटैक्स होते हैं, रेगुलरली आपके काम की स्क्रूटनी की जाती है। और ऐसे में कई सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो इन पर्सनल अटैक्स को झेल नहीं पाते और अपनी इमेज खराब होने के डर से वो पॉलिटिक्स को ही अलविदा कर देते हैं। तो अगली बार जब आप वोटिंग करने जाएं
तो इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा कि ये सेलेब कैंडिडेट है या नॉन सेलेब, बल्कि आपको तो ये देखना चाहिए कि लोकल इलेक्शन में यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जहाँ मेयर चुना जाता है, क्योंकि वो आपके लोकल एरिया में आपके पास ही रहेगा, तो क्या उसे उस एरिया की जानकारी है, क्या उस एरिया के इश्यूज़ के बारे में वो जानकारी रखता है और क्या वो उन्हें सॉल्व कर पाएगा या नहीं। ऐसे ही स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जहाँ सीएम चुना जाता है, वहाँ आप पार्टी को देख के वोट कर सकते हैं कि ये पार्टी क्या हमारी स्टेट की ग्रोथ के लिए सही रहेगी, क्या ये हमारी स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएगी, यहाँ से क्राइम को कम कर पाएगी या नहीं। और सेम यही चीज़ नेशनल इलेक्शन यानी लोकसभा के इलेक्शन में, क्योंकि जो पार्टी चुनी जाएगी वो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पॉलिसीज़ बनाएगी और वर्ल्ड स्टेज पर भी वही हमें रिप्रेजेंट करेगी। तो क्या वो उस लायक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं अगली बार वोट करने से पहले। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, और इस टॉपिक को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बस जाने से पहले मैं एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डोना ब्राज़ील का। ये अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो कहती हैं कि राजनीति में शामिल लोग अच्छे अभिनेता बनते हैं। अभिनय और राजनीति दोनों में ही लोगों को धोखा देना शामिल है। लोग अभिनेताओं द्वारा धोखा दिए जाने का आनंद लेते हैं। जब आप इसे सही तरीके से देखते हैं तो वे शायद राजनेताओं द्वारा धोखा दिए जाने का और भी अधिक आनंद लेते हैं। एक कुशल अभिनेता आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन एक कुशल राजनेता आपको मजबूर कर देगा कि आप सही से सोच ही ना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दिव्यांश।